CPU IO बर्स्ट ड्यूरेशन होती है, उसमें हम देखते हैं कि जैसे ही IO आएगा तो IO की बर्स्ट आएगी, ठीक हो गया। इसी तरह जब CPU का काम आएगा ऐड रीड का, तो CPU की बर्स्ट आएगी। तो इसको हम कहते हैं CPU IO बर्स्ट साइकिल, जिसमें हम सिर्फ ये बताते हैं कि उसकी नेचर ऑफ प्रोसेसिंग इस वक्त क्या है। अच्छा, उसके बाद अगली स्लाइड है आपके पास दो तरह के शेड्यूलर बेसिकली आते हैं। एक होते हैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर्स और एक होते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर्स। नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर्स वो टाइप ऑफ शेड्यूलर है जिसमें एक दफ़ा अगर आपने CPU या रिसोर्सेज एक प्रोसेस को दे दिए तो उसके बाद आप उससे वापस नहीं ले सकते जब तक वो खुद से अपनी सारी रिसोर्सेज आपको वापस नहीं करता। फिर एक आपके पास होती है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का मतलब ये है कि आपने अगर एक प्रोसेस को रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं जिसमें CPU है, रैम है, तो उससे आप बीच में वापस भी ले सकते हैं और उसको फिर दोबारा भी दे सकते हैं। इसका मतलब है कि 4 ऐसी जगह हैं जहां आपको रीशेड्यूलिंग या शेड्यूलर को बीच में इंटरफेयर करना पड़ता है। जब एक प्रोसेस रनिंग से वेटिंग में जाता है, यानी IO ब्लॉक्ड, जब रनिंग टू रेडी में होता है, जब उसका क्वांटम टाइम स्लाइस टाइम ओवर हो जाता है, वेटिंग टू रेडी में आ जाता है, जब वो IO कंप्लीट कर लेता है तो दोबारा वो रेडी क्यू में आ जाता है, या जब टर्मिनेट करता है। ये वो 4 जगह हैं जहां आपको शेड्यूलर को कॉल करना, और शेड्यूलर यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब अगर ये 4 ऑप्शंस हैं तो आपके पास प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होनी चाहिए, ठीक हो गया। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग शुरू में ऑप्शनल होती थी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, लेकिन अब जितने नए ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे उनके अंदर प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग जो है ना वो बिल्ट इन पार्ट होगा। ओके, उसके अलावा टाइमिंग्स की वजह से भी बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आएंगे। जैसे अगर कोई शेयर्ड वेरिएबल है उसको अपडेट कर रहे हैं, और शेयर्ड वेरिएबल का मतलब है मल्टीपल प्रोसेसेस के दरमियान वो शेयर्ड है, तो उसको उस वक्त अगर आप प्रीएम्प्ट करते हैं तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। और उसके अलावा कर्नल की एक सेविंग स्टेट होती है कि जो भी प्रोसेस प्रीएम्प्ट किया जाता है उसको सेव करना पड़ता है, और उसको स्टैक इन करना पड़ता है, स्टैक पुश करना पड़ता है, और फिर स्टैक पॉप करना पड़ता है। अच्छा जी, अब इसमें एक क्वेश्चन है कि कौन सा परफॉर्मेंस क्राइटेरिया शुड शेड्यूलर सीक टू ऑप्टिमाइज। के शेड्यूलर बनाने के लिए आपको, शेड्यूलर डिजाइन करने के लिए आपको कौन सा परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हाईली प्रायोरिटाइज करना चाहिए। क्या फॉर एग्जांपल नीचे मैंने एक लिखा भी है कि क्या CPU मिनिमाइज करेगा टाइम स्पेंट इन क्यू, यानी इसका मतलब है कि क्यू में जितने भी प्रोसेस हैं उनका टाइम कम से कम लगे। इस क्राइटेरिया को देखते हुए शेड्यूलर को डिजाइन करना चाहिए। अगर आप लोगों में से किसी के जहन में आ रहा हो तो इस पे एक शेड्यूलर बना हुआ है जो कि क्यू टाइम को कम से कम करता है या मिनिमाइज करता है। किसी के जहन में आया है शेड्यूलर? हाँ जी, किसी को याद आया ऐसा कोई शेड्यूलर जो कि क्यू में वेट टाइम को मिनिमाइज करता है? एनी स्टूडेंट? हेलो? मीडियम। नहीं नहीं, मीडियम नहीं बेटा, ये खास किस्म के शेड्यूलर्स हैं जो आपने पढ़े थे, फर्स्ट कम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन। आई थिंक और सर ये राउंड रॉबिन है। नहीं, राउंड रॉबिन जो है ना वो मिनिमाइज नहीं करता क्यू वेटिंग को। फीडबैक, प्रायोरिटी, नहीं नहीं, प्रायोरिटी वाला भी नहीं। चलें आगे देखते हैं। अभी दोबारा मैं इस वाले, अब आपने थोड़ा सा जो ना अटेंटिव रहना, बहुत सारे क्वेश्चन आगे आ रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। अच्छा, शेड्यूलिंग क्राइटेरिया बहुत सारे होते हैं। एक क्राइटेरिया है CPU की यूटिलाइजेशन। बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं जो कि CPU बाउंड होते हैं। CPU बाउंड का मतलब है कि उन्होंने CPU को हैविली यूज करना और IO कम से कम करनी। तो जो प्रोसेसेस CPU को 40% यूज करते हैं वो कम CPU ओरिएंटेड हैं। जो प्रोसेसेस CPU का टाइम 90% यूज करते हैं वो ज्यादा जो है ना वो CPU बाउंड है, CPU ओरिएंटेड है। फिर उसके बाद एक और क्राइटेरिया होता है जिसको कहते हैं थ्रोपुट। थ्रोपुट का मतलब है टोटल टाइम स्पेंट। उसमें वेटिंग टाइम भी है, रेडी टाइम भी है, उसमें ब्लॉक टाइम भी है, और कंप्यूटेशनल टाइम भी है पर आवर। यानी शेड्यूलर की कोशिश होती है कि टोटल थ्रूपुट ज्यादा से ज्यादा की जाए।
यानी वो एक एवरेज लेता है कि कितना टाइम उसने वेटिंग में डाला, कितना उसने जो ना रनिंग में लिया और कितना उसने ब्लॉक में लिया, उन सब की एक एवरेज लेके देखा जाता है कि कोई ऐसा शेड्यूलिंग मैकेनिज्म बनाया जाए कि थ्रूपुट बेहतर हो, यानी लॉन्ग आईओ वेट्स ना हो या लॉन्ग रेडी क्यू वेट्स ना हो या कॉन्टिन्यूस रनिंग ना हो एक प्रोसेस की, उसको एक एवरेज जो ना वो क्राइटेरिया दिया जाए। इसमें बहुत सारे शेड्यूलर डिजाइन है, मैं वन बाई वन आऊंगा, आपको समझ आना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके अलावा होता है एक टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम ये होता है, थ्रूपुट होता है प्रोसेसर के अकॉर्डिंग, के प्रोसेसर ये चाहता है कि सबको जो है ना वो इक्वली एक परफॉर्मेंस मिले, बैलेंस्ड। टर्न अराउंड टाइम होता है एक प्रोसेस से ओरिएंटेड, यानी कि हर प्रोसेस ये चाहता है कि उसको कम से कम वेट दिया जाए और वो जल्दी आए और जल्दी फारिग हो जाए। यानी कि जैसे अगर मैं इसकी वो एग्जांपल ऐसे ही देता हूं कि आप जो है ना वो एक बैंक में गए और एक चेक आप कैश कराना चाहते हैं, तो आपकी हमेशा कोशिश होती है कि जैसे ही आप बैंक में एंटर हो तो आपको क्यू में, किसी एक क्यू में भी ना जाना पड़े, आप जल्दी से जल्दी चेक कैश करा के फौरन निकल जाए। और आप उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स देख सकते हैं कि मेरा चेक छोटा था, मुझे सिर्फ 400 रुपए कैश कराने थे, एक बंदे ने 4 लाख कैश कराने, तो 4 लाख वाले को ज्यादा वेट कराया जाए, 400 वाले को कम वेट कराया जाए। या 4 लाख वाला कह सकता है क्योंकि मैंने 4 लाख कैश करने तो मेरी हाई प्रायोरिटी होनी चाहिए और मुझे कम से कम वेट कराया जाए और मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से। तो ये सारी चीजें थ्रूपुट या टर्न अराउंड में आती हैं। थ्रूपुट का मतलब है बैंक और टर्न अराउंड का मतलब है वो बंदा जो चेक कैश कराने आया। अच्छा, एक और क्राइटेरिया वो ये कहता है थ्रूपुट और टर्न अराउंड का ना देखें, बल्कि आप सिर्फ वेटिंग टाइम देखें कि जो रेडी क्यू है उसमें प्रोसेसर्स को प्रोसेसेस को कम से कम वेट करना पड़े। यानी कि जब आप चेक वाली क्यू में आ जाते हैं तो वहां आपको जल्दी प्रोसेस किया जाए। तो बाकी जो है वो आप आगे जाके वेट करना चाहते हैं वेरिफिकेशन में, या जब आपको कैश मिलना है उसके लिए आप वेट करना चाह रहे हैं, तो वो उस वेट में डाला जाए, लेकिन आपको वेटिंग क्यू में या रेडी क्यू में कम से कम जो ना वेट कराया जाए। उसके अलावा कुछ मिक्स क्राइटेरिया, यानी कि मैक्सिमाइज करें 1 और 2 को, सीपीयू यूटिलाइजेशन को भी मैक्सिमाइज करें और थ्रूपुट को भी मैक्सिमाइज करें। फिर एक और क्राइटेरिया, मिनिमाइज करें 3 और 4 को, या टर्न अराउंड टाइम को भी कम करें और वेटिंग टाइम को भी कम करें। फिर उसके अलावा एक होता है रिस्पांस टाइम। रिस्पांस टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो उसको मेजर नहीं कर सकता, बल्कि रिस्पांस टाइम खुद जो है ना वो अपने प्रोसेसेस ने खुद से मेजर करना होता है। तो उसके अलावा एक बाउंडेड, बाउंडेड मैंने आपको बताया 2 किस्म की बाउंडेडनेस है आपके पास, एक आईओ बाउंडेड और एक सीपीयू बाउंडेड। ये भी एक वेरिएंस है जिसकी मदद से आप शेड्यूलिंग क्राइटेरिया बना सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो जो वेटिंग टाइम का क्राइटेरिया नंबर 4, इस पे एक प्रॉपर शेड्यूलर एग्जिस्ट करता है। जी, कोई स्टूडेंट बताएगा? वेटिंग टाइम को मिनिमाइज करने पे एक पूरा एक शेड्यूलर का डिजाइन है। जी, कोई स्टूडेंट बताना चाहे? मोइज, मोइज। हाँ जी, मोइज या सना या जैद, कोई भी स्टूडेंट या कोई और स्टूडेंट? सर राउंड रॉबिन जो है सर वो टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम को सर बेसिकली कम करने के लिए होता है। जी ठीक है, राउंड रॉबिन जो है वो आपका थ्रूपुट और टर्न अराउंड टाइम को जो है ना वो मैक्सिमाइज करता है। टर्न अराउंड टाइम को कम करता है, थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करता है, लेकिन हमारे पास वेटिंग टाइम के लिए टर्न अराउंड नहीं है, राउंड रॉबिन नहीं है। टाइम शेयरिंग की टेक्निक पढ़ी थी, उसके अंदर ये होता कौन है से वाला? कि जरा ऊंचा बता दें, नजदीक आके। सर टाइम शेयरिंग की टेक्निक पढ़ी थी, उसके अंदर ये होता है कि एक प्रोसेस चल रहा होता है, साथ साथ ऊपर दूसरा प्रोसेस भी चल रहा अच्छा होता है। चले, मैं अब वो आपको दोबारा से याद कराता हूँ। एक आपके पास शेड्यूलर था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। किसी को याद आया? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो प्रोसेस पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा। जैसे आप बैंक में जब जो बंदा पहले आएगा, चाहे वो 10 लाख रुपए मांग रहा है या 500 रुपए मांग रहा है, उसको पहले सर्व किया जाएगा, राइट? अगर आप देखें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इन 4 या किसी भी क्राइटेरिया में फॉल करता है। सर वेटिंग टाइम है।
वेटिंग टाइम में ऑब्वियसली कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये करता है कि कम से कम वेट कराया जाए, जो पहले आ गया है उसको फौरन सर्व कर दिया जाए। और अगर सारे लोग क्यू में आ रहे हैं कि जो पहले आया था 1 मिनट उसको पहले सर्व किया जाए, फिर जो उसके बाद आया तो उसको सर्व किया जाए, और फिर तीसरे नंबर पे आया उसको सर्व किया जाए। अच्छा, इसी तरह एक आपके पास शेड्यूलर होता था शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF। आप अगर जरा इस शेड्यूलिंग क्राइटेरिया को देखें तो SJF किस क्राइटेरिया में फॉल करता है? आई थिंक सर वो भी वेटिंग टाइम है। हाँ जी, कौन बोला टर्न अराउंड टाइम? जी सर, 3 मैंने बोला है टर्न अराउंड टाइम हाँ में। जी, 3 में टर्न अराउंड टाइम में। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का मतलब ये है कि टोटल टाइम आपका बढ़ाया जाए। तो ये SJF है नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 2 को बढ़ा रहा है और नंबर 3 को मिनिमाइज कर रहा है, तो ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है। राउंड रॉबिन क्या करता है जी? सर वो टाइम स्लाइसिंग के लिए है। राउंड रॉबिन नंबर 1 को फोकस करता है, CPU यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज किया जाए, यानी कि 1 और 2 को बढ़ाया जाए। 3 और 4 से उसका कोई वो नहीं है कि वेटिंग टाइम में कोई कितनी देर से बैठा हुआ है, डजंट केयर। टर्न अराउंड टाइम प्रोसेस की और ये उसमें कोई कितनी देर ले रहा है उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। तो ये 3 शेड्यूलर आपने पढ़े हुए थे। अब जरा यहीं से आपने याद रखना, आगे जैसे जैसे हम जाएंगे चीजें मजीद इन्हीं से क्वेश्चन इन्हीं से निकलते आएंगे। ओके, अब जरा हम देखते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को। अगर आपको याद हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऐसे ही है कि आप सारे बैंक में गए और जो है ना वो कस्टमर नंबर ए बैंक में जो है ना वो जब आया तो उसने 8 लाख रुपए लेने थे, यानी कि उसको 8 लाख रुपए कैशियर ने गिन के देने। कस्टमर नंबर बी जब आया तो उसने जो है ना वो 1 लाख रुपए लेने। कस्टमर नंबर सी जब वो आया तो उसने भी 1 लाख रुपए लेने। लेकिन हुआ क्या, कस्टमर नंबर ए जो है वो 8:05 पे आया, कस्टमर नंबर बी 8:07 पे आया और कस्टमर नंबर सी 8:10 पे आया। तो होना क्या चाहिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के तहत कि जो पहले आया उसको पहले आपने प्रोसेसर या पहले क्यू में जगह दे देनी है। तो इसका मतलब है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका काम कितना बड़ा है, किसको ज्यादा प्रोसेसर चाहिए किसको कम चाहिए, आप उनके आने के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उनको शेड्यूल कर देंगे। अच्छा, इसके ऊपर एक इक्वेशन भी बनती है जिसको हम कहते हैं एवरेज वेटिंग टाइम, ताकि हम ये देख सकें कि कौन सा शेड्यूलर जो ज्यादा वेट करा रहा है और कौन सा शेड्यूलर जो ज्यादा कम वेट करा रहा है। तो नीचे हमने वो इक्वेशन लिखी है। अगर हम तीनों का टाइम देख लें, जो इसका बस टाइम है, पहले वाले को 0 वेट करना पड़ रहा है। क्यों जी? क्योंकि पहले वाला जैसे ही आया था उसको 8 सेकंड के लिए CPU चाहिए था और उसको आपने आते ही शेड्यूल कर दिया। लेकिन अब वो 8 सेकंड तक कैशियर के पास रहेगा या CPU यूटिलाइज करेगा। जो बी है उसको 8 सेकंड कम से कम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि तीनों इकट्ठे आए हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है कोई मिली सेकेंड्स का, इसका मतलब है बी तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक ए अपनी जॉब नहीं खत्म करेगा। तो इसका मतलब है बी को अगर हम ये अज्यूम करें कि ए और बी इकट्ठे आए हैं तो सिर्फ मिली सेकेंड का फर्क है, तो बी को ए के टाइम के बराबर वेट करना पड़ेगा और सी को दोनों का वेट करना पड़ेगा कि ए भी खत्म हो जाए बी भी खत्म हो जाए, तब सी की बारी आएगी। तो हम नीचे एवरेज वेट टाइम निकालते हैं, 0 + 8 + 9 डिवाइडेड बाई 3, इट इज गोइंग टू बी 5.7। तो यानी अगर तीनों का हम टाइम ये कहें कि ऑलमोस्ट इक्वल है, तो इसका मतलब है सी प्रोसेस को जो है ना वो सबसे ज्यादा वेट 9 सेकेंड और बी को सबसे कम वेट सॉरी मीडियम वेट 8 सेकेंड और ए को सबसे कम वेट करना पड़ेगा। जो एवरेज वेट आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी 5.7। तो हमारा ऊपर जो क्राइटेरिया था दैट वाज नंबर 4 वेटिंग टाइम, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में बुरे तरीके से शैटर हो रहा है, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वेटिंग टाइम को बेहतर नहीं करता। अब आते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के ऊपर। अच्छा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में भी ऐसा ही हो रहा है। इसमें वही 2 एग्जांपल हैं कि या आप तंदूर पे रोटियां लेने गए या आप बैंक में गए। पढ़ता बेटा बाद में अबे तो लेक्चर। अब इसमें क्या हो रहा है जी, जो आपका प्रोसेस ए है, बस कर प्रोसेस ए को ये जी मैं अभी सारों को म्यूट कर रहा हूं ताकि आपकी आवाज ना
प्रोसेस ए को 8 सेकंड चाहिए, प्रोसेस बी को 1 सेकंड चाहिए, सी को 1 सेकंड चाहिए। लेकिन अब ये तीनों इकट्ठे आ गए तो उसका मतलब है एसजेएफ क्या करेगा, एसजेएफ इन तीनों में से देखेगा कि जिसको सबसे कम टाइम चाहिए और उनमें से जो निस्बतन पहले आया उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाए। ये ऐसे ही हो सकता है इसकी एग्जांपल के जैसे ही आप बैंक में गए हैं, 3 दोस्त इकट्ठे गए हैं, तो जो आपका जो क्यू प्रोसेसर है वो आपसे पूछता है भाई किसका चेक सबसे छोटा है। तो जिनका चेक तो 1 लाख रुपए से ज्यादा है वो जरा पीछे चले जाएं, जिनका चेक छोटा है 1 लाख रुपए का या 8 लाख से छोटा है वो सारे आगे आ जाएं। तो आप शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट ने बी को पहले एग्जीक्यूट किया क्योंकि बी और सी दोनों को सेम टाइम चाहिए लेकिन बी पहले आया, तो इसका मतलब है बी को पहले आप दे देंगे, उसके बाद सी को दे देंगे और ए को ज्यादा वेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ए को कितना वेट करना पड़ेगा, 2A सबसे पहले आया था लेकिन ए को अब वेट करना पड़ेगा बी और सी का, दैट इज गोइंग टू बी 2 सेकेंड। अच्छा, अब अगर आप इसमें एवरेज वेटिंग टाइम निकालें तो देखें ए को वेट करना पड़ा 2 सेकेंड, सी को वेट करना पड़ा 1 सेकेंड, बी को इमीडिएटली सीपीयू मिल गया, तो एवरेज वेटिंग टाइम आ रहा है आपके पास 1। ऑप्टिमल एवरेज वेट और फेयरनेस वो थोड़ी सी बुरी होगी। फेयरनेस ये कहता है, फेयरनेस एक और क्राइटेरिया जैसा कि हमने देखा था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फेयरनेस को इंक्रीज करता है या टर्न अराउंड टाइम को इंक्रीज करता है। फेयरनेस ये कहता है कि जो पहले आया उसका हक पहले है और जो बाद में आया उसका हक बाद में, चाहे बाद में आने वाले की जॉब जो है ना वो ज्यादा लंबी है या ज्यादा छोटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा हम प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते कि कौन कितना टाइम लेगा, टाइम बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, आईओ वेट भी ज्यादा आ सकते हैं। याद रखें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एसजीएफ दोनों नॉन प्रीएम्प्टिव है। अभी तक ये सिंपल है, नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब ये है कि आपने एक दफा इनको रिसोर्सेज दे दी तो ये वापस नहीं करेंगे। ऑल्दो एसजेएफ ने वेटिंग टाइम को मिनिमाइज कर दिया लेकिन किस चीज को खराब किया, फेयरनेस। हाँ, फेयरनेस को खराब किया। और हाँ जी, सीपीयू waiting time तो यूटिलाइजेशन के कम हो बारे में गया आप क्या कहते हैं? हाँ जी, वेटिंग टाइम कम हो गया, मिनिमम हो गया। जी सर। सर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को किया है शायद। नहीं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग तो इसमें हो ही नहीं रही ना, सर हमने कहा प्रोसेस ये टाइम भी तो ज्यादा हुआ है। कौन सा टाइम? सर प्रोसेसिंग टाइम भी तो ज्यादा हुआ होगा, फिर प्रोसेसिंग टाइम सेम रहेगा 10 सेकेंड। प्रोसेसिंग टाइम सेम रहेगा 10 सेकेंड, लेकिन उसमें 2 चीजें और आ जाएंगी, वो हम थोड़ा सा और आगे जाके देखेंगे। वन इज कॉल्ड स्टारवेशन। स्टारवेशन ये कहता है कि फॉर एग्जांपल आप रोटियां लेने गए तंदूर पे, आपने कहा जी मुझे 500 रोटियां चाहिए और आपके साथ कोई 10 एक लोग खड़े थे जिनको 10 रोटियां 5 रोटियां 5 रोटियां चाहिए। जो तंदूर वाला उसने कहा जी जिनकी रोटियां कम है उनको मैं पहले दे दूं, फिर आपकी बारी आएगी। और हो क्या रहा है कि हर थोड़ी देर बाद एक बंदा आ जाता है जिसको 5 रोटियां चाहिए या 10 रोटियां चाहिए और वो उन सबको दे ही जा रहा और आपकी बारी नहीं आ रही। क्यों आपकी बारी नहीं आ रही? क्योंकि आपके लिए 500 रोटियां और 500 रोटियों वाली जॉब सबसे बड़ी जॉब है और जितनी भी नई जॉब्स आ रही हैं वो उससे छोटी हैं। तो एसजेएफ क्या करेगा, हमेशा देखे ना, बी सी ए तीनों रेडी क्यू में पड़े हुए थे, बी को टाइम दे दिया, सी को टाइम दे दिया, उसी वक्त एक और जॉब आ गई डी और डी का टाइम है 8। एसजेएफ क्या करेगा, अब ए और बी बच गए, तो ए और बी में से जॉब छोटी किसकी है, सॉरी ए और डी, डी सर की, डी को देगा टाइम, डी को दे देगा। अब जब डी एग्जीक्यूट हो रहा था उसी वक्त एक और जॉब आ गई ई जिसका टाइम था 5 सेकंड। अभी ए भी वेट में है और ई भी आ गया। अब जब डी खत्म हो जाएगा तो दोबारा देखा जाएगा कि ए और ई में से कौन सा छोटा है, तो जो छोटा होगा उसको फिर दोबारा से जॉब मिल जाएगी और ए को स्टार्व करना पड़ेगा। सो इट इज आल्सो लीडिंग टू फेयरनेस के अलावा स्टारवेशन को भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 2 एसजीएफ बहुत अच्छा है लेकिन एक तो फेयर नहीं है और दूसरा स्टारवेशन की तरफ चला जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हम प्योरली एसजीएफ को भी अडॉप्ट नहीं कर सकते। उसके बाद सर एक क्वेश्चन रिपीट कर दें सर पहले ये क्या चीज क्वेश्चन पूछे ना बेटा। सर ये तो भी फेयरनेस वाला जो इसका ये बेटर क्यों नहीं है एसजीएफ? अभी मैंने बताया था, आपके ज़हन में क्या
सर वो क्यों नहीं मेरे है? ख्याल में इंटरनेट इशू की वजह से आवाज कट रही थी तो इसलिए मैं प्रॉपर्ली अच्छा, समझ नहीं चले पाया। मैं समराइज कर देता हूँ। एसजेएफ में दो प्रॉब्लम है। एक तो ये फेयर नहीं है क्योंकि ये छोटी जॉब को पहले देता है और बड़ी जॉब को ऑन होल्ड रखता है। दूसरा, ये स्टारवेशन की तरफ लीड करता है क्योंकि छोटी जॉब्स एग्जीक्यूट होती जाएंगी और बड़ी जॉब इन्फिनिट टाइम के लिए जो है ना वो वेट में चली जाएंगी। तो ये दो पॉइंट्स हैं। उसके बाद एक और चीज आई थी, आपने एक और शेड्यूलर पढ़ा होगा, दैट वाज प्रायोरिटी शेड्यूलर। प्रायोरिटी शेड्यूलर ये कहता है कि उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाए जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम या यूजर या एप्लीकेशन पहले से प्रायोरिटी दे के भेज रही है। उनका सीपीयू टाइम कोई सा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जो है ना एंटीवायरस है उसको हाई प्रायोरिटी दी जाए, या अगर आप मूवी वॉच कर रहे हैं तो उस वाले प्रोसेस को कम प्रायोरिटी दी जाए, या अगर आपके पास जो है ना वो इंटरनेट से रिलेटेड कोई रिक्वेस्ट आई है तो उसको हाई प्रायोरिटी दी जाए। तो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिफाइन करेगा कि किन प्रोसेसेस को प्रायोरिटी दी जाए और किन को कम दी जाए। उसके अलावा यूजर्स भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे इन प्रोसेसेस को प्रायोरिटी दी जाए और इनको कम से कम दी जाए। क्योंकि होता क्या है, एसजेएफ या एफसीएफएस में प्रायोरिटी देखी नहीं जाती और ये भी हो सकता है कि आपके सिस्टम में वायरस ने अटैक किया और एंटीवायरस को सीपीयू का टाइम ही नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि एंटीवायरस की प्रायोरिटी नहीं है और उसको ज्यादा टाइम चाहिए तो एसजेएफ उसको पीछे रखेगा, या एंटीवायरस देर से आया तो एफसीएफएस उसको हाई प्रायोरिटी पे ले नहीं रहा। तो इस वजह से जो प्रायोरिटी एल्गोरिदम्स होते हैं, प्रायोरिटी शेड्यूलर्स होते हैं, वो टाइम के अलावा एक और चीज देख रहे होते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी किसकी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है। तो इसी में आप देखें, अब हमने जो एग्जांपल बिल्डअप की है, प्रोसेस ए उसका बस टाइम 8 है लेकिन उसकी प्रायोरिटी 2 है। प्रोसेस बी उसका बस टाइम 1 है लेकिन प्रायोरिटी 1 इज हाईएस्ट, 3 इज लोएस्ट। प्रोसेस सी आपके पास जो है ना वो बस टाइम 1 के साथ आया लेकिन उसकी प्रायोरिटी 3 है। तो इसका मतलब अब क्या होगा, अब ये दोनों शेड्यूलर्स ये देखेंगे कि इस वक्त हाईएस्ट प्रायोरिटी यानी कि 1 प्रायोरिटी वाली जॉब कौन सी है। तो बी को पहले सीपीयू दिया जाएगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, और उसके बाद जो है वो ए को दिया जाएगा क्योंकि उसकी सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी है, और उसके आखिर में फिर आप सी को देंगे क्योंकि सी की प्रायोरिटी इस वक्त लोएस्ट है। अब अगर आप एवरेज वेटिंग टाइम निकालें तो देखें क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 3.3। अब 3.3 को अगर आप कंपेयर करें ऊपर जाके अपने एसजेएफ के साथ, तो एसजेएफ में आपके पास वेटिंग टाइम आया था 1, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आया था 5.7। तो प्रायोरिटी शेड्यूलर एवरेज वेटिंग टाइम के हिसाब से बीच में कहीं लाई करता है, लेकिन इसने जॉब्स को प्रायोरिटी वाइज एग्जीक्यूट किया है, तो इसलिए जो मतलब नेचर ऑफ एग्जीक्यूशन है वो बेहतर हुई है। या आप यूं कह सकते हैं जो क्रिटिकल जॉब्स हैं उनको ज्यादा बेहतर टाइम मिल गया और क्रिटिकल इवेंट्स को पहले आपने हैंडल किया और लो प्रायोरिटी जॉब्स को आपने बाद में हैंडल किया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप अगर यूनिवर्सिटी जाते हैं और आपका मोबाइल बज रहा है क्लास में, तो आप मोबाइल पे आने वाली कॉल पहले सुनेंगे या जो है ना वो आप पहले क्लास अटेंड करेंगे? तो ऑफ कोर्स आप पहले क्लास अटेंड करेंगे क्योंकि इस वक्त लर्निंग हाई प्रायोरिटी पे है। लेकिन जब आप घर में मूवी देख रहे होते हैं और उस वक्त आपका मोबाइल बज रहा हो तो आप मूवी को पॉज कर देंगे और उसके बाद जो है ना वो आप कॉल अटेंड करेंगे। यानी इसका मतलब है कि मूवी हाई प्रायोरिटी पे नहीं है, कॉल अटेंड करना आपके लिए हाई प्रायोरिटी पे है। तो प्रायोरिटी बेस्ड जॉब से आपकी फंक्शनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बेहतर हो जाती है। लेकिन आप देख रहे हैं ऑन दी अदर साइड एवरेज वेट टाइम बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर आप वापस जाके देखें प्रायोरिटी शेड्यूलर जो हमने क्राइटेरियाज बनाए थे, उन क्राइटेरियाज में से किस किस क्राइटेरिया को बेहतर करता है। सीपीयू यूटिलाइजेशन अगर आप देखें नंबर 1, तो क्या प्रायोरिटी शेड्यूलर सीपीयू यूटिलाइजेशन को बेहतर करेगा या नहीं? सर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। कोई इफेक्ट नहीं होगा। थैंक यू। थ्रूपुट जी, आई थिंक थ्रूपुट इस पे इफेक्ट होगा। के टोटल प्रोसेसेस 1 घंटे में कितने एग्जीक्यूट हुए हैं? आई थिंक सर इस पे इफेक्ट होगा इस पे भी नहीं होगा। सर, क्योंकि कि अगर अगर क्रिटिकल आपने प्रोसेस को नहीं बेटा, उसमें देखें अगर आपने एक लॉन्गेस्ट जॉब को हाई प्रायोरिटी दे दी तो थ्रूपुट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। टर्न अराउंड टाइम, ये भी इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि देखिए प्रायोरिटी का ताल्लुक ना तो उसके एग्जीक्यूशन टाइम के साथ है ना उसके वेट टाइम के साथ है। प्रायोरिटी किसी को भी दी जा सकती है। तो इसका मतलब है
कि प्रायोरिटी शेड्यूलर इन चारों को नहीं देख रहा होता, ना सीपीयू यूटिलाइजेशन को, ना थ्रूपुट को, ना टर्न अराउंड टाइम को, ना वेटिंग टाइम को। अदरवाइज हाँ ये हो सकता है कि किसी प्रायोरिटी शेड्यूलर में आपने इन चारों में से कोई क्राइटेरिया लेके प्रायोरिटी डिफाइन की है, तो तब तो वो बेहतर किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, अब उसके बाद प्रायोरिटी शेड्यूलर के पास हमारे पास जो क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा सा देख लें। प्रायोरिटी शेड्यूलर ओपन फाइल्स की बेसिस पे प्रायोरिटी दे सकता है, मेमोरी की रिक्वायरमेंट की बेसिस पे दे सकता है, सीपीयू टाइम की यूजेज की बेसिस पे दे सकता है, यानी कि कितने उसको जो है ना वो क्वांटम टाइम्स या स्लाइसेस चाहिए। प्रोसेस की एज के ऊपर भी दे सकता है कि प्रोसेस अगर ज्यादा पुराना हो गया तो उसको हाई प्रायोरिटी दे दी जाए ताकि वो जल्दी से चला जाए। और इसी तरह जो है ना वो आईओ वेट कंप्लीट के ऊपर भी दे सकता है कि जिसने आईओ अपना कंप्लीट कर दिया है उसको आप प्रायोरिटी दे के सीपीयू दे दिया जाए ताकि वो जल्दी जल्दी बाकी काम भी अपना कर ले। उसके अलावा कुछ एक्सटर्नल पैरामीटर्स भी हैं जिनकी बेसिस पे प्रायोरिटी दी जा सकती है कि कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो फाइनेंशियली ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि जैसे आप देखें अगर एक सर्वर चल रहा है ऑनलाइन और वो ऑर्डर्स प्रोसेस कर रहा है, तो ऑर्डर प्रोसेस करने से आपको पैसे मिलने, रेवेन्यू जनरेट होना। तो इसका मतलब है जो ऑर्डर वाले प्रोसेस हैं, ऑर्डर वाले थ्रेड्स हैं, उनको हाई प्रायोरिटी दी जाए। इसी तरह डिपार्टमेंटल स्पॉन्सरिंग वर्क हो सकता है, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो कहते हैं हमें हमारे प्रोसेसेस को हाई प्रायोरिटी दी जाए, अकाउंट्स वाले हैं, फाइनेंस वाले हैं, या कोई इंडस्ट्रियल है तो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं। उसके अलावा प्रोसेस की अपनी इंपॉर्टेंस हो सकती है कि ये क्या बैकग्राउंड प्रोसेस है या मेमोरी क्लीनिंग कर रहा है या कोई गेम है या कोई इस तरह की जॉब है जो यहाँ हाई प्रायोरिटी नहीं है। इसके अलावा सुपर यूजर अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है और उसका कोई प्रोसेस है तो उसको आप जाहिर है ऑफ कोर्स आप उसको हाई प्रायोरिटी देंगे। तो ये सारे हैं प्रायोरिटी के क्राइटेरिया। इसका मतलब है प्रायोरिटी के क्राइटेरिया में वेटिंग टाइम, रेडी टाइम, सीपीयू यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट का जिक्र कम से कम होगा। अच्छा, इन सब को देख के एक और शेड्यूलर बनाया गया था जो पहला प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर था। प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि आप किसी भी प्रोसेस को इवन एग्जीक्यूशन के दरमियान प्रीएम्प्ट करके उससे सीपीयू या मेमोरी ले सकते हैं। तो उसमें अब हम देखते हैं ये वही वाली एग्जांपल है, लेकिन अब हमने प्रीएम्पशन के थ्रू किया। और आप लोगों ने इस एग्जांपल को देख के मुझे ये भी बताना है कि इस वक्त आपका जो क्वांटम टाइम है या स्लाइस टाइम है वो कितना है। प्रोसेस ए 5 टाइम चाहता था, प्रोसेस बी को 3 सेकंड चाहिए, प्रोसेस सी को 3 सेकंड चाहिए या 3 सीपीयू टाइम चाहिए। तो आप देखें, आपने पहले ए को टाइम दिया, उसको प्रीएम्प्ट किया, फिर बी को दिया, प्रीएम्प्ट किया, सी को दिया, प्रीएम्प्ट किया। ए का भी टाइम 4 सेकंड रहता है। फिर ए को दिया, फिर बी को दिया, फिर सी को दिया, फिर ए को सी को प्रीएम्प्ट करके तीसरी दफा दिया, फिर बी को दिया, फिर सी को दिया, और आखिर में ए के 2 सेकंड रहते थे वो आपने कंप्लीट कर लिए क्योंकि बी और सी पहले कंप्लीट हो गए। तो अब ए कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आप एवरेज टर्न अराउंड टाइम देखें तो दैट इज गोइंग टू बी 8 + 9 + 11 डिवाइडेड बाय 3 इज गोइंग टू बी 9.3। तो अब आप मुझे जरा देख के इस एग्जांपल को बता सकते हैं कि हमने किस चीज को इम्प्रूव किया। सर एक फेयरनेस को इम्प्रूव किया हमने। यस, सीपीयू यूटिलाइजेशन को आई थिंक सर हमने इम्प्रूव किया वेरी यहाँ पर। गुड। सीपीयू यूटिलाइजेशन को और सर यहाँ पर आई थिंक सर थ्रूपुट टाइम को भी हमने ये सर यहाँ पर आई थिंक इसमें इन्वॉल्व होगा सर। बिल्कुल सही है, टर्न अराउंड टाइम को हमने मिनिमाइज किया। अच्छा, Yes, अगर sir. इसको आप कंपेयर करें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के साथ या एसजेएफ के साथ, जी सर फर्स्ट अगर उसमें जी देखें जी तो सर हमारा जो टाइम था सर वो 5.7 आया था, लेकिन सर इसमें 9.3 आया है। ये सर एवरेज टर्न अराउंड है, वो वेटिंग जी टाइम सर। था, वो वेटिंग टाइम था। इंक्रीमेंट होगा आई थिंक कि हम लोगों ने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में कंप्लीट कर ली है। असल आप जब एवरेज, हाँ जी, एवरेज टर्न अराउंड टाइम देख रहे हैं तो 8 किसका है, ए का है, 9 किसका है, बी का है, और 11 किसका है। टोटल टाइम जब रेडी क्यू में आए थे और जब कंप्लीट होके गए हैं, ये वो वाला टाइम है। और जब आप एवरेज टर्न अराउंड टाइम एफसी एफएस का या एसजेएफ का निकालते हैं तो वो बेहतर होगा, लेकिन वहां आपने फेयरनेस नहीं दी। अच्छा, एक चीज और याद रखें कि राउंड रॉबिन के होते हुए आप स्टारवेशन में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर सबको इक्वल टाइम साइज मिल रहे हैं सर यहाँ पर। अच्छा, सना के अलावा किसी और को बात समझ आ रही है? जी सर आ रही है। जी बेटा बताएं, कौन?
जी सर। हाँ जी, क्या सर चीज कुछ भी आई समझ आपको? नहीं आया। हाँ जी, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये कौन है? जैद है? जी सर। जैद अभी आप आए हैं ना, आपने ज्वाइन ही अभी किया 1 मिनट पहले। जी, किसी और को कोई बात समझ आई हो इसमें? देखिए बेटा, मैंने आपको पीछे सारों को बताया कि आपने वो 4 क्राइटेरियाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक एवरेज वेटिंग टाइम, आप वेटिंग टाइम किस तरह निकालते हैं कि किस प्रोसेस को टोटल कितना वेट करना पड़ा। एक होता है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब है टोटल वेट, टोटल एग्जीक्यूशन टाइम और कब ये टर्मिनेट हुआ। यानी इस पॉइंट ए से जब उसने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे भी एग्जीक्यूट होना है, और पॉइंट बी जब वो बिल्कुल एंड करके जाता है उस तक जो टोटल टाइम है वो कैलकुलेट करें। और सबका जब आप टोटल टाइम निकालेंगे उसको हम कहते हैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम। इसी एग्जांपल में आप देख रहे हैं राउंड रॉबिन में कि प्रोसेस ए को टोटल जब वो 0 सेकंड पे आया था और जब वो जा रहा था तो वो 0.8 पे गया है। नीचे यहाँ नजर भी आ रहा है कि 8 सेकंड पे जाके उसके वो कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरह बी को कितना टाइम लगा, सी को कितना टाइम लगा, ये हम निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम। एक एसजीएफ क्या करता है जी? सर एक को 8 पे कैसे कंप्लीट हुआ है सर राउंड रॉबिन में? सर वो तो 11 पे एक को कंप्लीट हो सॉरी रहा है। 11 पे 8 9 प्लस 11। ये 8 जो है ना वो आपका होगा बी का, बी का है सर। और सी का है 9 और ए का है 11। ठीक हो गया? आप इन तीनों को सम करके जब 3 पे डिवाइड करते हैं तो दैट इज एवरेज टर्न अराउंड टाइम। यही अगर आप ऊपर जाके निकालेंगे एसजीएफ में या एफसीएफएस में तो कितना आएगा? अगर हम गौर से दोबारा देखें, आप इसमें देखें एफसीएफएस में ए के लिए टोटल टाइम कितना था जी? 8, बी के लिए 9, सी के लिए 10। 8 प्लस 9 प्लस 10, जरा उसको डिवाइड करें 3 से। सर उसी एग्जांपल के थ्रू अगर करें सर, जो ए के लिए 5, यहीं से बी कर के लें। लिए 3 और सी के लिए 3। हाँ, नहीं ठीक है बेटा, यहाँ हम वेटिंग टाइम नहीं कैलकुलेट कर रहे, टर्न अराउंड टाइम निकाल रहे हैं। टर्न अराउंड टाइम का मतलब है ए जब आया था शुरू में और जहां कंप्लीट हुआ उस तक उसने टोटल टाइम वेटिंग प्लस एग्जीक्यूशन कितना लिया। सो ए आया 0.0 पे, बी आया 0.0 पे, सी आया 0.0 पे। सर 8 ए प्लस थोड़ा 9 सा प्लस पहले 10। आया था, तो ए ने जब स्टार्ट किया तो उसको फौरन ही प्रोसेसर मिल गया तो वो टाइम 8 पे खत्म हो गया। बी भी टाइम 0.1 पे आया था तो उसका इसका मतलब हम 0 कंसिडर करते हैं। तो उसको जब आपने एग्जीक्यूट करना शुरू किया वो था टाइम 8, और टाइम 9 पे जाके वो कंप्लीट हुआ तो उसका टोटल वेट था 8 सेकंड का, एग्जीक्यूशन था 1 सेकंड का, तो उसका टर्न अराउंड टाइम आया 9। सी का टर्न अराउंड टाइम कितना आया? सर सी ओवरऑल को अगर 9 इनका, सेकंड वेट करना पड़ा और 1 सेकंड एग्जीक्यूट हुआ तो उसका टर्न अराउंड टाइम आया 10। यस सर। तो अगर अब आप तीनों का टर्न अराउंड टाइम निकालें तो दैट इज गोइंग टू बी 8 प्लस 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3। सर 9 आंसर है इसका। हाँ, इसका आंसर आएगा 9, यानी कि 19 जमा 8 27/3। अब अगर आप इसको कंपेयर करें कि यहाँ सबसे बेहतर चीज आई है आपके पास एफसीएफएस में एवरेज वेटिंग टाइम मिनिमम, जब और फेयरनेस जो है ना वो बेहतर आई है। करें कि जो टर्न अराउंड टाइम है वो एक अलग चीज है और वेटिंग टाइम एक अलग चीज है। टर्न अराउंड टाइम का मतलब है कि टोटल टाइम आपको वेट जमा एग्जीक्यूट में जितना लगा दैट इज गोइंग टू बी योर टर्न अराउंड टाइम। वेट टाइम का मतलब है कि आपको रेडी क्यू में एग्जीक्यूट होने से पहले कितना वेट करना पड़ा। जो आपका एफसीएफएस है वो एवरेज वेट टाइम को रिड्यूस करता है लेकिन टर्न अराउंड टाइम या बाकी चीजों को थ्रूपुट को नहीं देखता। हमने कैलकुलेट किया एफसीएफएस का टर्न अराउंड टाइम आ रहा था 9। अब यही चीज लेके हम जा रहे हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में जो सबसे अच्छी चीज थी वो उसका वेट टाइम था जो कि उन्होंने मिनिमाइज किया। लेकिन अब हम टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं तो टर्न अराउंड टाइम देखें इसमें आपके पास क्या आ रहा है। अगर आप देखें बी का टर्न अराउंड टाइम क्या आ रहा है 1, सी का टर्न अराउंड टाइम क्या आ रहा है 2, ए का टर्न अराउंड टाइम क्या आ रहा है 10। तो 1 + 2 + 10 is going to be 13/4.3। 4.3। तो इसका मतलब है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एवरेज वेटिंग टाइम को भी बेहतर कर रहा है और टर्न अराउंड टाइम को भी बेहतर कर रहा है।
लेकिन हमने दो चीजें और देखी थी जो इसमें प्रॉब्लम था, दैट वाज फेयरनेस एंड और स्टारवेशन। स्टारवेशन जो है ना वो उनको ये इम्प्रूव नहीं करता। इसका मतलब है अब हम आगे जाते हैं प्रायोरिटी में। अगर आप प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में देखें तो एवरेज वेटिंग टाइम हमने कैलकुलेट किया, दैट इज गोइंग टू बी 3। अब अगर हम इसका टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करें तो बी के लिए आपके पास टर्न अराउंड टाइम आ रहा है 1, ए के लिए आ रहा है 9, सी के लिए क्या आ रहा है 10। तो 1 + 9 + 10 इज गोइंग टू बी 20/3, 6.6। 6.6। तो इसका मतलब है ये 6.6 टर्न अराउंड टाइम देगा। और ये वर्स्ट भी हो सकता है, अगर ए की शेड्यूल हाईएस्ट होती है, ए की प्रायोरिटी, तो यहाँ पे आपके पास जो है ना ये टर्न अराउंड टाइम और बुरा भी हो सकता था। तो इसका मतलब है इसका ताल्लुक टर्न अराउंड टाइम के साथ या सीपीयू की यूटिलाइजेशन के साथ नहीं है, अनलेस के आप यहाँ पे जाके शेड्यूलिंग क्राइटेरिया इसका ना बना दें। हाँ, अगर आप प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्राइटेरिया ऐसा बनाते हैं जिसमें सीपीयू टाइम यूजेज को आपने जो है ना वो ज्यादा प्रायोरिटी दी है, कि जो सबसे कम सीपीयू यूज करता है उसको हाई प्रायोरिटी दी जाए, तो ये फिर एसजीएफ की तरह हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं राउंड रॉबिन पे। राउंड रॉबिन आपको दो चीजें बेहतर करके दे रहा है, फेयरनेस भी और जो है ना टर्न अराउंड टाइम भी, और साथ ही आपको जो है ना वो कम से कम वेट भी दे रहा है। अगर आप इसका वेट निकालें तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम दो एसजीएफ से एफसीएफएस से बुरा है, लेकिन एसजीएफ से बेहतर है। टर्न अराउंड टाइम निकालें तो वो एसजेएफ जितना तो नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी शेड्यूलर से बेहतर होगा। उसके अलावा फेयरनेस देखें तो ये सबसे फेयर है। और जो चीज बाकी सारे शेड्यूलर नहीं कर रहे, दैट इज कि आपको स्टारवेशन से बचा रहा है हमेशा के लिए। तो राउंड रॉबिन इज जी सर इसका एवरेज टाइम इस तरह कैलकुलेट होगा कि सर ए के लिए सर टोटल हमने जहाँ पर 8 आके कंप्लीट हुआ, तो सर हाँ बी जी, को वहां कंप्लीट तक होने के लिए 8 सेकंड लगे, सी को हाँ जी, कंप्लीट होने के लिए सर ये टर्न इट मींस अराउंड टाइम है, वेट टाइम नहीं है। सर वेट टाइम सर कैसे कैलकुलेट होगा इसका? अगर आप वेट टाइम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इसको अपने प्रोसेस क्यू में जाने से पहले कितनी देर वेट करना पड़ा। पहले इसको 0 सेकंड वेट करना पड़ा, फिर इसके बाद उसको 2 सेकंड मजीद वेट करना पड़ा, फिर 2 सेकंड मजीद वेट करना पड़ा, और फिर 2 सेकंड मजीद वेट करना पड़ा। तो ए को टोटल 6 सेकंड वेट करना पड़ा। यानी कि वेट टाइम वो होता है कितनी देर इसने रेडी क्यू में गुजारा। और इसी तरह अगर आप बी को देखें तो पहले उसको 1 सेकंड वेट करना पड़ा, फिर उसको 2 और वेट करना पड़ा, फिर 2 और वेट करना पड़ा। यानी बी का वेट टाइम है 5। और सी का अगर आप वेट टाइम निकालें तो सी को पहले 2 सेकंड वेट करना पड़ा, फिर 2 वेट करना पड़ा, और फिर 2, यानी उसका टोटल वेट टाइम है 6। तो 6 + 6 + 5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 17/3। तो 3 पॉइंट समथिंग आपका वेट टाइम आएगा, एवरेज वेटिंग टाइम। तो दैट्स नॉट बैड अगर आप बाकियों की निस्बत देखा जाए। दो ये एफसीएफएस जितना नहीं है, एफसीएफएस में वेट टाइम सबसे मिनिमम है, लेकिन अदरवाइज ये हमारे बाकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ठीक हो गया जी? यहां तक सारों में से किसी को भी कोई क्वेश्चन हो? जी स्टूडेंट्स, यहां तक किसी को भी कोई क्वेश्चन हो? क्लियर है सर। यहां तक क्लियर हो गया है? चले शुक्र। सर वेट टाइम बता दें, दोबारा समझ नहीं आया। कौन सा टाइम? वेट टाइम। हाँ, राउंड रॉबिन में वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आपको इसको इस तरह दिखा देता हूं कि अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इसको स्लाइड्स ओपन ही कर लेता हूं। और अगर आप यहाँ पे देखें आके इस जगह, आपको स्लाइड्स नजर आ रही होंगी आप सारी। एक पेन ले लेता हूं। अगर आप इस जगह देखें, ए को पहली दफा 0 वेट करना पड़ा, और फिर ये एग्जीक्यूट हुआ 1 सेकंड के लिए, प्रीएम्प्ट हो गया। बी को टाइम मिल गया। अब जब बी को टाइम मिल गया तो ए इस वक्त वेटिंग में चला गया। इस पॉइंट पे ए दोबारा वेटिंग में चला गया, और कब तक वेट करता रहा? यहां तक। तो ये इसका वेट टाइम है अगेन। तो 0 + 2 इसके पास वेट टाइम आ गया।
फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पे दोबारा वेट में चला गया तो बी का वेट टाइम यहाँ तक रहा, तो 0 + 2 + 2 और फिर यहाँ से इसको दोबारा वेट करना पड़ा इस पॉइंट तक, तो ये दोबारा से 2 आ गया। तो यानी के का जो अगर आप वेट टाइम निकालें तो दैट इज 0 + 2 + 2 + 2, यानी टोटल ए का वेट टाइम आया 6। अब अगर हम बी का वेट टाइम निकालें, बी का वेट टाइम अगर आप निकालें तो ये आपके पास आएगा, सर इन बी सबके को माइक वेट ऑफ करना, करते हैं। जी मैं इनके माइक ऑफ कर देता क्यों जा रहे हैं चमचा में फोन से लगता हूं। अच्छा, अब अगर आप बी को देखें, बी के केस में आपको देखें कितना वेट करना पड़ा। बी के केस में आपको पहले वेट करना पड़ा 1 सेकंड, फिर आपको वेट करना पड़ा दोबारा बी के लिए 2 सेकंड, और फिर दोबारा आपको वेट करना पड़ा। बी ने यहां तक वेट किया, फिर बी ने यहां से दोबारा वेट करना शुरू किया यहां तक। अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि बी, ए, बी, सी कोई भी जॉब जो है ना आईओ ब्लॉक नहीं है, फिर बी को दोबारा वेट करना पड़ा यहां से लेके यहां तक, इसका मतलब है ये 1 + 2 + 2 सेकंड इसका टोटल वेट टाइम है। तो बी का वेट टाइम आ गया आपके पास 5, ए का आया था 6। अब अगर आप सी को देखें तो सी को पहले वेट करना पड़ा यहां से लेके यहां तक 2 सेकंड के लिए, फिर सी को वेट करना पड़ा यहाँ पे टोटल 2 सेकंड और फिर दोबारा सी को आखिर में वेट करना पड़ा 2 सेकंड और। तो सी का वेट टाइम आ रहा है आपके पास 2 + 2 + 2 6, यानी ए का वेट टाइम आया था 6, बी का आया था 5 और सी का आया था 6। तो अगर आप एवरेज वेट टाइम निकालेंगे तो इट्स गोइंग टू बी 6 + 6 + 5 डिवाइडेड बाय 3, सो 2.9 समथिंग, सॉरी ये आना चाहिए, इसको डिवाइड करें 3 पे तो ये 6.6, नहीं 13 नहीं आएगा, 5 + 6 + 6 12 + 5 17, 3 पे डिवाइड करें तो ये 5.9 आएगा, 5.7 या 5.8 आएगा। 5.6 से 5.6 जी होगा, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये इनका एवरेज वेटिंग टाइम था। ये सारे प्रोसेसेस ने इस तरह अपना एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। पीसीबी क्या था? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, तो बेसिकली हाँ सारी जी, इंफॉर्मेशन तमाम, सेव बिल्कुल करने ठीक के है। लिए। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, आप तमाम प्रोसेसेस को एक पीसीबी एलोकेट करते हैं मेमोरी में, उसका आप जना इंफॉर्मेशन या मेटा डाटा जहाँ पे रखते हैं उसको हम कहते हैं पीसीबी। फिर उसके बाद अगर आपको याद होगा जब इंटरप्ट होगा तो क्या होगा? सर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को सर पहले सेव किया जाएगा, और सर जो अगर किसी और प्रोसेस को टाइम देना है तो उसका रिकवर किया जाएगा सर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, या ठीक हो रीलोड गया किया जी। जाएगा। देखें, अगर आप राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में देखना चाहें या इंटरप्ट के केस में देखना चाहें तो आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी होती है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करने के लिए आप पीसीबी को सेव करते हैं, नया पीसीबी करंट पीसीबी कर देते हैं, पुराने तमाम पीसीबीज को आप सेव पीसीबी में ले जाते हैं, स्टेटस चेंज करते हैं प्रोसेस के, और फिर जो है ना वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। और जब तक आप इंटरप्ट से वापस नहीं आ जाते तो आप दोबारा से उस पीसीबी को एक्टिव नहीं करते। अगर आप एसजेएफ में देखें, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इसमें इंटरप्ट होगा तो क्या होगा? जी, एनीवन? सर इसमें इंटरप्ट अगर होगा तो सर जो नेक्स्ट जो शॉर्टेस्ट जॉब होगी सर उसको टाइम दे दिया जाएगा। जी, कोई और बताएगा? सर हाई प्रायोरिटी वाले को मिलेगा। प्रायोरिटी इसमें है ही नहीं एसजेएफ में। सर पहले सारी शॉर्टेस्ट जॉब कंप्लीट होंगी, उसके बाद जो लॉन्गेस्ट जॉब है उसकी तरफ जाएंगे। बेटा मैं इंटरप्ट की बात कर रहा हूँ, इंटरप्ट हुआ तो क्या करेंगे? सर इंटरप्ट अगर हुआ तो सर उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस होगा जिसका शॉर्टेस्ट टाइम होगा सर उसको टाइम दे दिया जाएगा। तो जो इंटरप्ट हुआ उसका क्या करेंगे? सर जिसकी वजह से इंटरप्ट हुआ पहले उसको वो किया जाएगा प्रोसेस। यानी आप ये कह रहे हैं कि पहले जब इंटरप्ट आएगा तो जॉब अगर आधी रहती है तो उसको वहीं पे छोड़ के इंटरप्ट में जाएंगे, फिर वापस आके उसको कंप्लीट करेंगे और फिर दोबारा से देखेंगे, या सर ये भी हो सकता है सर कि अगर जी इंटरप्ट हम लोगों का कम टाइम का हो और हमारी जो जॉब रहती है वो
उससे भी ज्यादा कम टाइम है, या तो पहले हम जॉब कंप्लीट करेंगे देन इंटरप्ट यस, लेंगे। वेरी गुड, ब्रिलियंट, बिल्कुल सही। अगर तो आपके पास जो जॉब रहती है वो 3 सेकंड की है, और जब आप नहीं, इंटरप्ट से आप उसको कंपेयर नहीं करेंगे बेटा, इंटरप्ट ने तो पहले ही एग्जीक्यूट होना है। देखिए एसजेएफ क्या करता है, अगर इंटरप्ट हुआ है, आपने ये नहीं देखना इंटरप्ट 3 सेकंड का 4 सेकंड का, इंटरप्ट पहले ही एग्जीक्यूट होगा। इंटरप्ट से जब आप वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि रिमेनिंग टाइम कितना है। तो आप थोड़ा सा, ये आपको एसजेएफ में एक और डिजाइन अमेंडमेंट करनी पड़ेगी विद इंटरप्ट्स, और इसको हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव एसजेएफ, यानी इंटरप्ट की वजह से प्रीएम्पशन हुई है। अब जब इंटरप्ट की वजह से प्रीएम्पशन हुई और आप वापस आए तो अब आप देखेंगे रिमेनिंग टाइम कितना रहता है। अगर इसका रिमेनिंग टाइम रहता है 3 सेकंड और उसके बाद एक और जॉब आ गई जिसका टाइम टोटल 1 सेकंड है, तो आप 1 सेकंड वाले को पहले देंगे, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी एक ही चीज पे चल रही है कि जिसको सबसे कम टाइम चाहिए उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाए। तो इस केस में एसजेएफ ऑब्वियसली अपने उसी स्कीम के ऊपर चलेगा और वो देखेगा कि जो प्रोसेस में पहले एग्जीक्यूट कर रहा था अभी भी उसके 2 सेकंड रहते हैं, और एक नई जॉब आ गई जो इससे भी शॉर्टेस्ट है, तो उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसलिए अब ये नीचे जरा ट्रू और फॉल्स देखिएगा। एफसीएफएस इज ऑप्टिमल इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेटिंग टाइम, ट्रू या फॉल्स? जी बताएं, अदर देन सना कोई और बताए। सर फॉल्स फॉल्स है है सर। फॉल्स, और नाम भी बताएं। सर। रास्ता। सिकंदर गिलानी सर। सिकंदर बेटा, आप ये कह रहे हैं कि एवरेज वेटिंग टाइम पे एफसीएफएस जो है ना वो ऑप्टिमल नहीं है। बिल्कुल सर। ठीक हो गया जी। राशिदा भी यही कह रही। कोई और? हालांकि एफसीएफएस एवरेज वेटिंग टाइम पे मोस्ट ऑप्टिमल शेड्यूलर है, क्योंकि वो जैसे ही जॉब आएगी उसको फौरन वेट में नहीं लेके जाएगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो जो पहले आया होगा उसको पहले दिया जाएगा, यानी कि सबका वेट टाइम कम से कम है। ऐसा नहीं होगा जो पहले आया लेकिन लॉन्गर जॉब है तो उसको ज्यादा वेट कराया जाए। वेट को आपने टारगेट किया हुआ तो एफसीएफएस वेटिंग टाइम पे ऑप्टिमल शेड्यूलर है। अच्छा, आप दूसरा पॉइंट आप राशिदा और सिकंदर के अलावा कोई बताएगा। मोस्ट प्रोसेसेस आर सीपीयू बाउंड। सर लाजमी नहीं है ये, क्योंकि सर जी ये कोई IO और बाउंड्री। कोई और बताएगा? आप तीनों के अलावा कोई और बताएगा? जी कोई और बच्चा? मोस्ट प्रोसेसेस आर सीपीयू बाउंड, ट्रू या फॉल्स? जल्दी से बताएं। फॉल्स है। फॉल्स है? कैसे फॉल्स है, एक्सप्लेनेशन भी दें। सर ये आपने प्रोसेस की बात की है, मैंने प्रीवियस लेक्चर इसका लिया नहीं, अभी मैंने सेकंड लेक्चर स्टार्ट किया सर इसका पीसी। अच्छा चलें, फिर आपने कैसे कहा ये फॉल्स है? सर ये आपने बात की है सर इंटरप्ट्स की, जैसे पिछले वाले पॉइंट सर इंटरप्ट का, कि सर इंटरप्ट्स आते हैं तो छोटा जो फर्स्ट करता है, तो सर इसकी एक्सप्लेनेशन में सर मुझे तो फॉल्स लग रहा है सर। मैंने एक बीएस में पढ़ा था सर, मैंने एक टीचर ने मुझसे सवाल किया था इसका मतलब है अभी आपने सिर्फ अपना इंट्यूशन यूज किया, आपने अपनी कोई लॉजिक यूज नहीं की। जी सर इसको मैंने बीएस में पढ़ा था तो मुझे तो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा अच्छा था। चल ठीक हो गया। असल में ये आप कह नहीं सकते कि मोस्ट प्रोसेसेस आर सीपीयू बाउंड या नहीं, ये नेचर ऑफ एप्लीकेशंस पे डिपेंड करता है। अगर आप एक साइंटिफिक जो है ना वो जैसे वेदर प्रेडिक्शन वाला सर्वर चला रहे हैं तो हो सकता है, या आप नंबर क्रंचिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करें तो सीपीयू बाउंड जॉब ज़्यादा आएंगी। लेकिन जैसे आप वाडा के बिल प्रोसेस कर रहे हैं या इंटरनेट रिलेटेड एप्लीकेशन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर चला रहे हैं तो ज़्यादा आईओ बाउंड जॉब्स आएंगी। तो ये कभी भी नहीं कहा जा सकता कि सीपीयू बाउंड जॉब ज्यादा होती हैं या आईओ बाउंड जॉब ज्यादा होती हैं। सर इसका प्रोसेस वही है सर, सिस्टम का 1 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू इंफिनिटी सर, वो एक्सेप्शनल केसेस ट्राई और कैच ब्लॉक जो सर लगते हैं उसी से सर डील करता है। ठीक है चलें, ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है उसको सुन लें, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। और थर्ड अब आते हैं, द शॉर्टर द टाइम क्वांटम द बेटर। ये राउंड रॉबिन का क्वेश्चन है। यस सर। सर अगर इसमें हम क्वांटम को सर शॉर्ट रखेंगे तो सर ये कुछ केसेस में तो ठीक होगा, लेकिन सर अगर क्रिटिकल जॉब के केस में आएंगे तो सर वहाँ मसला हो जाएगा, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा टाइम सर उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि सर वो बाकी सबको भी टाइम स्लाइस वो बाकी सबको भी दे रहे हैं सर प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू का। तो अगर टाइम स्लाइस छोटा हो जाएगा, देखें इसकी एग्जांपल इस तरह है, आप सारे लोग समझें
जैसे आप तंदूर में गए हैं और तंदूर में आपने रोटियां लेनी है और वो कहता है कि जी आप सबको मैं टाइम स्लाइस करूंगा। टाइम स्लाइस का मतलब है आपको अगर 50 रोटियां देनी है तो आपको 10-10 करके मिलेंगी, और जिसको 500 मिलनी है तो उसको भी 10-10 करके मिलेंगी, जिसको 50 मिलनी है उसको भी 10-10, और जिसको 10 चाहिए उसको भी 10 ही मिलेंगी। एक और बंदा आ जाता है जिसको 5 रोटियां चाहिए, अब उसको आपने टाइम स्लाइस दे दिया 10 रोटियों वाला, इसका मतलब वो 5 तो वो ले जाएगा, लेकिन उस जो उसके टाइम स्लाइस अगर आप किसी और को देते जिसको 10 चाहिए थी तो उसका भला हो जाता। इसका मतलब आप टाइम स्लाइस को और छोटा करें, आप एक रोटी पे ले आए। अब जब आप एक रोटी पे ले आते हैं तो कौन सफर करेगा? वो सफर जो करेगा जिसको क्रिटिकल 500 होगा। रोटियां चाहिए। जाहिर है जिसकी जॉब ज्यादा बड़ी, जिसको ज्यादा टाइम चाहिए, उसको बहुत सारे ज्यादा टाइम स्लाइस चाहिए। और एक और बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा जो आप लोग नहीं देख रहे, कि वो है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में भी कुछ टाइम चाहिए होता है सीपीयू को। तो जब आप टाइम स्लाइस इतना छोटा कर देंगे कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का टाइम उसमें ऐड होके नेग्लिबल नहीं रहेगा, यानी हम अज्यूम करते होते हैं कि जो स्लाइस है क्वांटम टाइम है वो 1 मिली सेकेंड का, और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है ना वो कहीं 1 माइक्रो सेकेंड है। तो अगर हम माइक्रो सेकेंड को मिली सेकेंड में ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग 1 मिली सेकेंड की और क्वांटम जो है ना वो आपका 4 मिली सेकेंड का, तो अब फर्क पड़ रहा है। यानी अगर आप क्वांटम टाइम को बहुत छोटा करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के ओवरहेड्स बढ़ जाएंगे। और जब आप क्वांटम टाइम को बड़ा करेंगे तो फेयरनेस डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फिर क्वांटम टाइम जो है ना वो आपको उतना इफेक्ट, इतना बेनिफिट नहीं देगा जितना कि आपको एसजेएफ या दूसरे दे रहे हैं। तो इसलिए आपको क्वांटम टाइम को एवरेज पे रखना होता है ताकि ओवरहेड्स भी कम से कम रहें और फेयरनेस भी ज्यादा से ज्यादा रहे, आप थ्रू टर्न अराउंड टाइम को बेहतर कर सकें। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। ठीक हो गया जी, ये चीज सबको समझ आ गई है। अब आगे चलते हैं। क्या राउंड रॉबिन के अंदर अब हम थोड़ा सा जो है ना वो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिल्टअप कर रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि जी आपके पास एक प्रोसेस है जिसको ए है जिसको 10 सेकंड चाहिए, बी है जिसको 10 सेकंड चाहिए, सी है जिसको 10 सेकंड चाहिए, तो आप टर्न अराउंड टाइम क्या होगा अगर क्वांटम रखते हैं 10 सेकंड का? जी कौन बताएगा, जल्दी से बता दें। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें, समझ नहीं। जी क्वेश्चन इज सिंपल। राउंड रॉबिन के केस में ये एग्जांपल आपके सामने, आपने टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला आपको पहले मैंने करके दिखाया ऊपर। हम ये कह रहे हैं कि क्वांटम है 10 सेकंड का, जल्दी से बता दें। आई थिंक सर इसका कंफर्म नहीं सर सर, 30 10 आंसर आएगा सर, 10 ये आंसर आएगा सेम इसका। होगा, ये जो सेम होगा एसजेएफ, ये एफसीएफएस, यहाँ पे राउंड रॉबिन एसजेएफ और एफसीएफएस तीनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं क्वांटम 10 सेकंड का और कोई भी जॉब 10 सेकंड से बड़ी नहीं है। अब जिसको मर्जी पहले एग्जीक्यूट कर लें, दूसरी जॉब को 10 सेकंड वेट करना है, तीसरी जॉब को 20 सेकंड वेट करना है। तो 0 + 10 + 20 डिवाइड बाय 30, तो इट्स गोइंग टू बी 50/3। 50/3 का क्या मतलब है? 16 × 48, यानी 16 सेकंड हर एक को मिनिमम वेट करना ही करना है। टर्न सर ये अराउंड बात टाइम नहीं आपके पास समझ 16 आई आएगा। जी सर, नहीं समझ आई ये बात। बेटा आप ये सिंपल ये देखें कि अब राउंड रॉबिन यहाँ पे खत्म हो गया अगर क्वांटम 10 सेकंड का। ए कितनी देर एग्जीक्यूट होगा, ए को आपने सबसे पहले टाइम दिया तो वो 0 से 10 तक गया, क्योंकि क्वांटम तो खत्म ही नहीं हुआ। यस सर। बी कितनी देर एग्जीक्यूट होगा, बी को आपने 10 सेकंड पे स्टार्ट किया, 10 से 20 तक चला गया और क्वांटम खत्म नहीं हुआ। अब जब बी एग्जीक्यूट हुआ तो टाइम है इस वक्त t = 20, सी ने स्टार्ट लिया t 20 पे। अब जब सी स्टार्ट लेगा 20 सेकंड पे तो वो 30 तक जाएगा, यानी कि सी का जो टोटल टाइम था वो 30 था, बी का टोटल टाइम 20 था, ए का टोटल टाइम 10 था। आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना, तो दैट इज 10 + 20 + 30, 60 डिवाइडेड बाय 3, इट इज गोइंग टू बी 20 मिलीसेकंड। क्योंकि आपने क्वांटम इतना बड़ा रखा हुआ था कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि टर्न अराउंड टाइम बेहतर होगा कि नहीं।
अब हम कहते हैं कि जी क्वांटम है 1 सेकंड का। अगर क्वांटम 1 सेकंड का है तो इसका मतलब ए 1 सेकंड एग्जीक्यूट हुआ और टर्मिन प्रीएम्प्ट हो गया, बी 1 सेकंड एग्जीक्यूट हुआ प्रीएम्प्ट हो गया, सी 1 सेकंड एग्जीक्यूट हुआ प्रीएम्प्ट हो गया। तीनों का अब टाइम रिमेनिंग रह गया 9 सेकंड और टोटल टाइम हुआ है 3 सेकंड। यानी अगले 3 में और उससे अगले 3 में मजीद उनका 1-1 सेकंड एग्जीक्यूट हो जाएगा। 6 में 2, तो अगर 6 में 2 होगा तो टोटल 30 सेकंड के लिए आपको कितना टाइम चाहिए होगा? डिवाइड बाय 3, तो जो आपका टर्न अराउंड टाइम आएगा इट इज गोइंग टू बी 10। क्वांटम 10 के लिए टर्न अराउंड टाइम आ रहा था 20, क्वांटम 1 के लिए टर्न अराउंड टाइम आ रहा है 10। तो इसका मतलब है जितना क्वांटम आप छोटा करते जाएंगे टर्न अराउंड टाइम बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम क्वांटम को 1 से भी नीचे ले जाएंगे तो तब भी 10 ही रहेगा। तो इसका मतलब है क्वांटम 1 आपके पास ऑप्टिमल क्वांटम है। इससे नीचे लेके जाने का मतलब है कि आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के ओवरहेड्स को ज्यादा कर देंगे। तो 1 और 10 के दरमियान जो भी आप क्वांटम लेंगे वो टर्न अराउंड टाइम को 10 और 20 के दरमियान रखेगा। तो ये आपने थोड़ा सा देखना, ये एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सारे लोग अपने पास नोट डाउन करें और खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करें। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम थोड़ा सा वैल्यूज को चेंज करते हैं और ये अब आप लोग खुद से करेंगे। ये मैं आपको उसके लिए असाइनमेंट के तौर पे दे देता हूँ। ए के लिए आपके पास टाइम है 6, बी के लिए 3, सी के लिए 1, डी के लिए 7। अब मुझे आप सिंपली ये बताएंगे कि टाइम क्वांटम क्या रखा जाए, 1 रखा जाए, 2 रखा जाए, 3 रखा जाए, 4, 5, 6, 7 या उससे भी ज्यादा रखा जाए। सर इनका एवरेज अगर ले लें तो? हाँ, ये भी एक अच्छा सजेशन है कि आप इनकी एवरेज लें और वो क्वांटम टाइम रखा जा सकता है। और एक तो डिफरेंस इनका ले सकते हैं, डिफरेंस कितना आ क्या रहा है ले सकते हैं? डिफरेंस सर कितना आ रहा है? 3 + 2 इस तरीके से सर। डिफरेंस किस चीज का? आप मेडन लेना चाह रहे हैं, पीडियम लेना चाह रहे हैं? जी जी सर। मीडियम निकाल लें, इनमें से मीडियम आपका आ जाएगा 3। जी सर, मीडियम। आई थिंक सर एवरेज और वाला काम ज्यादा बेस्ट है। हाँ, एवरेज भी ले सकते हैं, एवरेज को राउंड भी कर सकते हैं। मीडियम और एवरेज तकरीबन सेम आएंगे। और लेकिन फिर सर क्योंकि सी को कम टाइम चाहिए तो इसका रिमेनिंग Short टाइम जो अच्छा, आप वेस्ट लोग हो ये थोड़ा जाएगा। सा करें, आप सारे लोग नोट डाउन कर लें, अपने पास लिख लें। आप क्वांटम टाइम 1 के साथ भी कैलकुलेट करें, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 4, 5, 6 और 7 के साथ भी। 7 के साथ टर्न अराउंड टाइम सेम आएगा जो एसजेएफ का या जो है ना वो एफसीएफएस का आएगा। लेकिन 7 से नीचे किसी भी वैल्यू के लिए टाइम जो है ना वो बेहतर होता जाएगा टर्न अराउंड टाइम। 1 पे आपको ऑप्टिमल मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन 1 पे कॉन्टेक्ट स्विचिंग बढ़ जाएगी। तो ये थोड़ा सा आप लोग सारे कैलकुलेट करें कि किसके लिए कितना बेहतर आएगा। अच्छा, एक और इसी की एग्जांपल है। अब आप सारों का अगर कैलकुलेट करके देखें तो उसमें हम ये देखते हैं कि प्रोसेस ए 10 टाइम ले रहा है, बी 1 टाइम ले रहा है, सी 2 टाइम ले रहा है और हम प्रायोरिटी भी रख लेते हैं। इसका मतलब ए की प्रायोरिटी 2 है, बी की 1 है, सी की 3 है। तो एफसीएफएस क्या करेगा, उसमें सबसे बेहतर चीज क्या आएगी? थ्रूपुट। ठीक हो गया, वेटिंग टाइम कम से कम आएगा। एसजेएफ क्या करेगा? वेटिंग टाइम को कम करेगा, ज्यादा करेगा, ये आपने देखना है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या करेगा? टर्न अराउंड टाइम को बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। और राउंड रॉबिन आप कैलकुलेट करें क्वांटम 1 के लिए। अब इस एग्जांपल में इसको टेक एज एक्सरसाइज, आपने एफसीएफएस का थ्रूपुट और वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, एसजेएफ का आपने थ्रूपुट और वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का आपने टर्न अराउंड और वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, और राउंड रॉबिन का आपने टर्न अराउंड और वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। थ्रूपुट और तकरीबन टर्न अराउंड सेम आएगा एफसीएफएस के केस में। तो इन सब का वेटिंग और टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करें चारों एल्गोरिदम का इस एग्जांपल के लिए, और राउंड रॉबिन में क्वांटम को 1 कर लें। सर टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है जी, सबका, और फिर आप उनका थोड़ा सा कंपैरिजन करें। ठीक हो गया? तो यहां से आपको कुछ चीजें इंटरेस्टिंग पता चलेंगी। ठीक हो गया? ये भी वही एग्जांपल है। अब आ जाते हैं ये यहां तक, अगर किसी को अब तक कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है।
सर ये कहना था कि ना जुम्मे का टाइम होने वाला है, 1:45 जुम्मा होता है हमारी तरफ, तो सर वो जो है ना तैयारी वगैरह करनी थी यहाँ तक, अगर आज के लिए काफी हो तो। बेटा जिस बच्चे ने जुमे के लिए जाना चले जाएं, जुमा मैं भी पढ़ूंगा इंशाल्लाह। सर हमने कितनी स्लाइड और पढ़नी है? थोड़ा सा ही और पढ़ना है जी। क्वेश्चन सर कोई अगर और आ क्विज रहा हो भी है। तो वो जुम्मे के बाद है, 3 बजे के बाद आएगा। सर वो तैयारी भी करनी है ना क्विज की सर। हाँ कर लीजिएगा, मैं आपको मना नहीं कर रहा जी। बताएं जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? सर अच्छा अब सर हम आते हैं जी। मुश्किल है। हाँ जी मुश्किल है, लेकिन ये काम हम आसान ही कर रहे हैं। पढ़ेंगे तो आसान होगा ना। अगर हम क्लास खत्म कर देंगे तो और मुश्किल हो जाएगा। सर इनका थ्रूपुट टाइम नहीं कैलकुलेट करना? जी करना है पीछे वालों का। सर ये टर्न यहाँ अराउंड, तक आप थ्रूपुट और वेटिंग टाइम, सर ये तीनों जी कैलकुलेट करने हैं। ओके सर। तीनों कैलकुलेट कर लें। ठीक हो गया जी। अब आते हैं मल्टी लेवल क्यूज पे। हो जो प्रैक्टिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका ना एसजेएफ हो सकता है, ना एफसीएफएस हो सकता है, ना प्योर राउंड रॉबिन हो सकता है, ना प्योर प्रायोरिटी हो सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हर प्रोसेस की कैटेगरी डिफरेंट है। कुछ प्रोसेसेस सिस्टम प्रोसेसेस हैं, जैसे आपके पास एंटीवायरस है, या शेड्यूलर खुद एक प्रोसेस है, या आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बाकी चीजें हैं जैसे सिस्टम कॉल्स हैं, ये भी एक प्रोसेस है। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत सारे काम कर रहा होता है सिस्टम लेवल पे, वो भी एक प्रोसेस होते हैं। के अलावा कुछ एप्लीकेशन प्रोसेसेस हैं जिनमें इंटरेक्शन बहुत ज्यादा, जैसे वेबसाइट्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो बैच हैं, जैसे आपने बिलिंग की प्रिंटिंग करनी है। कुछ जो है वो आईओ ओरिएंटेड हैं, कुछ सीपीयू ओरिएंटेड हैं। तो इसका मतलब है आपको सबसे पहले ये देखना है कि प्रोसेस की अपनी कैटेगरी क्या है। अगर प्रोसेस की कैटेगरी डिफरेंट है तो उसका मतलब आपको 3 डिफरेंट रेडी क्यूज बनानी है हर कैटेगरी के हिसाब से, और उनको डिफरेंट तरह की प्रायोरिटी देनी। प्रायोरिटी शेड्यूलर ये करता है कि प्रायोरिटीज की भी 3 प्रायोरिटीज क्यू बनाता है। सिस्टम जो प्रोसेसेस होते हैं उनको प्रायोरिटी 1 में डालेगा, इंटरैक्टिव जो प्रोसेसेस होंगे उनको प्रायोरिटी 2 में डाल देगा, और जो बैच प्रोसेसेस होंगे उनको प्रायोरिटी 3 में डाल देगा। तो प्रायोरिटी शेड्यूलर इन तीनों के लिए 3 डिफरेंट शेड्यूलर लगाएगा, और उनमें से जो हाई प्रायोरिटी होगा उसको पहले दिया जाएगा। तो इसका मतलब है सबसे पहले जो प्रायोरिटी 1 वाली क्यू है उनके तमाम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट किया जाए, फिर प्रायोरिटी 2 वालों को एग्जीक्यूट किया जाए, और प्रायोरिटी 3 वालों को एग्जीक्यूट किया जाए। लेकिन इस मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलर में एक और प्रॉब्लम हो जाएगा, दैट इज स्टारवेशन। स्टारवेशन क्यों? ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने देखा था एसजेएफ में कि अगर एक बड़ी जॉब आ गई है तो बड़ी जॉब हमेशा छोटी जॉब्स की वजह से स्टारवेशन में रहेगी। यहाँ क्या होता है कि अगर आपकी प्रायोरिटी बैच 3 में आप प्रायोरिटी 3 में लाइक करती हैं, लेट्स से बिलिंग की प्रिंटिंग करनी है और आज आखिरी दिन है, लेकिन क्योंकि बिलिंग की प्रिंटिंग की प्रायोरिटी लोएस्ट है और इंटरैक्टिव जॉब की हाईएस्ट है, तो इंटरैक्टिव जॉब पहले एग्जीक्यूट होगी और सिस्टम जॉब पहले होगी, और बिलिंग वाले को आप बाद में एग्जीक्यूट करते जाएंगे। इसका मतलब है प्रायोरिटी 3 का प्रोसेस उसको कभी भी सीपीयू नहीं मिलेगा। तो फिर इसके लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट सोचना है कि मल्टी लेवल क्यूज अगर प्रायोरिटी बेस्ड बनाई जाए तो स्टारवेशन की तरफ जा सकती हैं। तो डिवाइड करते हैं, अगर हम क्यूज के दरमियान 70% पहली क्यू को आप दे दें और 15% आप दूसरी को दे दें, और फिर बाकी जो रिमेनिंग है 5%, 15% वो थर्ड को दे दें, तो इससे आप स्टारवेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा अब एक और हमारे पास आ गया, दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल फीडबैक सर क्यूज कि सर आप पिछली जी बात नहीं समझ आई। इट मींस क्यू को सर डिवाइड कर देना 3 पोर्शंस में, एक क्यू को। नहीं 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 आपने क्यू को डिवाइड नहीं किया। आपने ये कहा कि हर सूरत सीपीयू में 70% टाइम प्रायोरिटी 1 वाली जॉब्स को मिलेगा, 15% प्रायोरिटी 2 वाली जॉब्स को मिलेगा, और बाकी रिमेनिंग 15% 3 वालों को मिलेगा। यानी स्टारवेशन से बचने के लिए आपने इंश्योर किया हर 10 स्लाइस में 7 स्लाइस प्रायोरिटी 1 को मिलेंगे, 1.5 स्लाइस प्रायोरिटी 2 को मिलेंगे, और बाकी 15 स्लाइस प्रायोरिटी 2 को, और बाकी 15 स्लाइस प्रायोरिटी 3 को मिलेंगे, ताकि सर तीनों अगर को कुछ ना कुछ टाइम मिलता रहे। सर अगर कंप्लीट नहीं हुआ होगा सर हमारा कोई प्रोसेस, फॉर एग्जांपल सर उसे 10 नहीं चाहिए लेकिन हमने सर उसे 7 दी, सर उसके उसको टाइम जो कभी ना दिया। कभी मिल जाएंगे ना। ये ऐसे ही है, आपने कहा जी हमारे पास 3 लोग आ गए चेक कैश कराने के लिए। एक जो है ना वो प्रीमियम कस्टमर है, एक हमारा करंट कस्टमर है, और एक हमारा सेविंग का कस्टमर है।
जो प्रीमियम कस्टमर है वो प्रायोरिटी 1 में जाएगा, जो करंट अकाउंट वाला कस्टमर है वो प्रायोरिटी 2 में जाएगा, और जो सेविंग अकाउंट वाला वो प्रायोरिटी 3 में आ जाएगा। और हमने ये कहा कि हम हमेशा प्रीमियम वालों को पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसका मतलब अगर आज का दिन सारे प्रीमियम कस्टमर आ गए तो प्रायोरिटी 3 सेविंग वाले स्टारवेशन में चले जाएंगे, उनको बिल्कुल भी आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो इसका हल ये निकाला गया कि अगर आपके पास 70 प्रीमियम कस्टमर आ रहे हैं तो आप जो है ना डे को डिवाइड करें 100 हिस्सों में, और 100 हिस्सों में 70% टाइम आप दे दें प्रीमियम को, 15% दे दें करंट वालों को, और बाकी रिमेनिंग 15% दे दें सेविंग वालों को। यानी सेविंग वालों को थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता जाएगा। तो इसका मतलब है कभी ना कभी वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे, स्टारवेशन में आप नहीं जाएंगे। अब ये बात समझ आ गई? सर इनके साथ वेट क्यूज अटैच होंगी? इनके साथ टाइम स्लाइस अटैच हो जाएगा। सर टाइम स्लाइस, अगर सर मैं यही बात करूं कि अगर उसको 10 टाइम स्लाइसेस चाहिए सर हमारे एक फर्स्ट प्रोसेस को, सर उससे हमने सिर्फ 7 दिए हैं ताकि हम नेक्स्ट प्रायोरिटी की तरफ मूव करें, तो सर उसके रिमेनिंग 3 के लिए उसको वेटिंग में भेज दिया जाएगा, देन अगेन उसको रेडी में लाया जाएगा? जी, टाइम स्लाइस में सारे हमेशा वेटिंग में जाएंगे। ओके सर। अच्छा, उसके बाद है आपके पास मल्टी लेवल फीडबैक क्यूज। अब हम यहाँ टाइम स्लाइस को बकायदा फिक्स कर रहे हैं और अटैच करते जा रहे हैं, उसी को हमने इम्प्रूव किया है। यहाँ पे हमारे पास प्रायोरिटीज थी बगैर टाइम स्लाइस के, अब हम टाइम स्लाइस की तरफ जा रहे हैं, फिक्स टाइम स्लाइस। इसका मतलब है कि अगर आपको देखें इसमें ये 4 प्रोसेसेस हैं जिनको 100 क्वांटम्स चाहिए, तो 7 स्वैप्स आपको चाहिए, 1 जमा 4 जमा 8 की उनके टाइम स्लाइस गिवन है। तो अब आप क्या करेंगे, प्रायोरिटी 1 को पहला क्वांटम दे देंगे, प्रायोरिटी 2 को 2 क्वांटम दे देंगे, फिर प्रायोरिटी 3 को 4 क्वांटम दे देंगे, डिपेंडिंग अपॉन किसको कितना टाइम चाहिए। क्योंकि जो ज्यादा प्रोसेसेस हैं वो प्रायोरिटी 3 में वेट कर रहे हैं और उनको ज्यादा टाइम चाहिए, तो उनको आपको 4 क्वांटम देने पड़ेंगे। लेकिन हाई प्रायोरिटी 1 वाले प्रोसेसेस के उनको पहले आप पहला क्वांटम दे देंगे, फिर अगला क्वांटम, फिर अगला क्वांटम, फिर अगला क्वांटम। तो इसका मतलब है इसमें आप इंटरैक्टिव यूजर्स को ज्यादा फेवर करें, क्योंकि वो इंटरैक्टिव यूजर्स प्रायोरिटी 2 में पड़े हुए, और प्रायोरिटी 2 की प्रायोरिटी 3rd से हाई है, क्वांटम उसके पहले वाली से ज्यादा है। इसका मतलब है उनको आप ज्यादा फेवर देने जा रहे हैं। तो अब ये एक मल्टी लेवल फीडबैक क्यू है। फीडबैक का मतलब ये है कि आप रिमेनिंग टाइम की बेसिस पे क्वांटम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्रायोरिटीज को नहीं कर रहे, सिर्फ क्वांटम्स को कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये एक बेहतर मैकेनिज्म है थोड़ा सा। लेकिन अगेन इसमें अगर कोई प्रीमियम कस्टमर आता है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा वेट करना पड़ेगा एज कंपेयर टू पिछले वाली जॉब के। तो क्या, तो ये हमारे पास कुछ चीजें हमने अब तक कर ली हैं। पीसीबी आपको पता है? समझ आई जी बेटा, इसमें सिर्फ ये कर रहे हैं कि फीडबैक की मदद से क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन आप रियल टाइम पे कर रहे हैं कि इस वक्त टोटल क्वांटम कितने चाहिए प्रायोरिटी 2 वालों को, प्रायोरिटी 3 वालों को, आप उनको डिवाइड कर लें। आपके पास इस वक्त 5 प्रोसेस पड़े हैं और सबको क्वांटम्स चाहिए, और सबसे ज्यादा हैवी क्वांटम्स आपको चाहिए प्रायोरिटी 3 में, तो उसको ज्यादा क्वांटम आपने दे दिए। लेकिन उनकी बारी आएगी तीसरे नंबर पे, पहले बारी हमेशा प्रायोरिटी 1 वालों की आएगी। मतलब आप यूं कह लें कि आपके पास 3 क्यूज लगी हुई हैं और एक ही बंदा जो तीनों को सर्व करेगा। तो पहले वो कौन सी क्यू को सर्व करेगा, प्रायोरिटी 1, और उनके एक कस्टमर को सर्व करेगा। फिर वो प्रायोरिटी 2 वाली क्यू में जाएगा और 2 कस्टमर को सर्व करेगा। फिर वो 3rd प्रायोरिटी वाली क्यू में जाएगा और उनके 4 कस्टमर सर्व करके वापस आ जाएगा प्रीमियम में, क्योंकि प्रीमियम प्रायोरिटी वालों के कस्टमर कम है, प्रायोरिटी 2 वालों के कस्टमर ज्यादा हैं, और प्रायोरिटी 3 वालों के कस्टमर 4 गुना ज्यादा है। तो आपने फीडबैक लिया है कि किसको कितना टाइम चाहिए, उसकी बेसिस पे आप उसकी सर्विंग बढ़ा रहे हैं। सर जो नीचे 1 4 8 16 लिखा हुआ है, सर ये बेसिकली टाइम है सर प्रायोरिटी 3 के लिए है ये सबके टोटल टाइम है 1 4 8 16 32 64, यानी स्वैप्स बढ़ते जा रहे। 7th स्वैपिंग आपको करनी पड़ेगी 100 क्वांटा के। ठीक है ना, इसकी एग्जांपल हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप इतना ही याद रखें कि आपने प्रायोरिटीज जो डिस्ट्रीब्यूट की हैं वो फीडबैक की बेसिस पे की हैं, कि जब वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा तो आप उस लोएस्ट प्रायोरिटी जॉब जिसको ज्यादा वेट करना पड़ा उसका क्वांटम बढ़ा देंगे। ठीक हो गया, यहां तक याद रखें। ठीक हो गया जी, ये अब हमने सारे पढ़ लिए हैं, यहां तक आज हम कर लेते हैं।
लिनक्स क्या करता है जी, रियल टाइम प्रोसेस शेड्यूलिंग करता है और नॉर्मल क्लासेस वो मेंटेन करता है। और जो है ना प्रायोरिटीज देता है दो तरह की प्रायोरिटीज में, एक रियल टाइम प्रायोरिटीज है, एक नॉर्मल प्रायोरिटीज है। नॉर्मल वाले जो है उनको जो है ना वो कम बाद में एग्जीक्यूट किया जाता है, रियल टाइम वालों को ऑलवेज जो है ना वो पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। और राउंड रॉबिन के साथ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को इस्तेमाल किया जाता है। और लिनक्स जो है ना एक और तरीके से प्रायोरिटीज मेंटेन करता है जिसको हम कहते हैं क्रेडिट बेस्ड। क्रेडिट बेस्ड का मतलब है कि हर एक को पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और जिसके क्रेडिट ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी। ठीक हो गया। और इसमें एक और गुडनेस फंक्शन होता है। गुडनेस फंक्शन में बहुत सारी चीजें आती हैं कि कौन कितना ज्यादा वेट कराता है। जो ज्यादा वेट में जाता है उसका गुडनेस फंक्शन वैल्यू कम हो जाती है, जो कम वेट कराता है उसकी गुडनेस फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाती है। और टाइम स्लाइस जो है ना वो जैसे ही आपको एक टाइम स्लाइस मिलेगा आपका क्रेडिट कम हो जाएगा। इसका मतलब जो जितने पुराने प्रोसेस हैं उनका क्रेडिट कम से कम होगा, जितने नए प्रोसेस हैं उनका क्रेडिट हाई होगा। और क्रेडिट हाई होने का मतलब है कि आपको ज्यादा टाइम जो है ना वो स्पैन मिल जाएंगे। शुरू में क्या होता है कि तमाम प्रोसेसेस जो है ना वो रनेबल होते हैं, कोई भी सस्पेंडेड नहीं होता, तो सबको मैक्सिमम क्रेडिट मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटीज। जैसे जैसे वो एग्जीक्यूट होते जाएंगे उनके क्रेडिट कम से कम होते जाएंगे, साथ ही आप गुडनेस भी कैलकुलेट होते जाएंगे। तो इसमें ऑटोमेटिकली आईओ बाउंड जो प्रोसेसेस हैं उनको फेवर मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि शुरू में ही उनको लो प्रायोरिटी या लो क्रेडिट नहीं मिलता, उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। और फिर जब वो बाउंड में चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके क्रेडिट जाया होने से बच जाते हैं। सर ये वाला मुश्किल लग रहा है अब थोड़ा सा। हाँ जी, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया। सर विंडोज क्या करता है? विंडोज जो है ना वो थ्रेड बेस्ड शेड्यूलिंग करता है रादर देन प्रोसेस, यानी हर थ्रेड को अलग से टाइम दिया जाता है और ये राउंड रॉबिन होगी। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग की जाएगी पर थ्रेड, हर थ्रेड को एक प्रायोरिटी दी जाएगी और उसको हर थ्रेड को अपना टाइम स्लाइस दिया जाएगा। और ये एक प्रीएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ये राउंड रॉबिन की बेस पे चलेगा। नो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और नो कोटास। अच्छा, प्रायोरिटी असाइनमेंट विंडोज की सिंपल है। विंडोज ये करता है कि 31 डिफरेंट प्रायोरिटी लेवल बनाता है और उन 31 के अंदर भी 2 डिफरेंट कैटेगरीज बनाता है, यानी कि 31 हाईएस्ट प्रायोरिटी है, 0 लोएस्ट प्रायोरिटी है। और फिर इसमें भी 1 to 15 डायनामिक प्रायोरिटीज की क्लासेस है और 16 to 31 रियल टाइम प्रायोरिटीज है, यानी 2 कैटेगरीज ऑफ प्रायोरिटीज हैं। सिस्टम का एक आइडल थ्रेड होता है जो सबसे, जब सिस्टम कुछ ना कर रहा हो तो वो वाला प्रोसेस चल रहा होता है, उसको कहते हैं आइडल थ्रेड प्रोसेस। आइडल थ्रेड को हम 0 प्रायोरिटी देते हैं और कोई जो रियल टाइम जॉब होगी उसको हम 31 हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। तो यूजर जो है वो अपने प्रोसेस को या तो रियल टाइम डिक्लेयर करेगा या हाईएस्ट प्रायोरिटी दे सकता है। तो हाईएस्ट का मतलब अगर वो रियल टाइम नहीं है तो वो 0 से 15, 1 से 15 के दरमियान होगी। जैसे 13 एक हाई प्रायोरिटी होगी डायनामिक प्रायोरिटीज की लिस्ट में, 8, 1 और 15 के दरमियान एक नॉन